जय हिंद। आज है 15 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 15 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच में यानी कि इन दोनों देशों के बीच में संबंधों को फिर से अच्छा या बेहतर बनाने के लिए एक वार्ता का आयोजन किया, जिस वार्ता की मेजबानी की है चाइना ने। वन नेशन वन चालान पहल शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में बना है, 1507 मीटर इसकी लंबाई है। पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हुआ करता था। पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकारने वाला पहला मेट्रो बना है कोच्चि मेट्रो। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में प्रतिष्ठित सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है भारतीय सेना के द्वारा। जो निसार है ये इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है और नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इन दोनों के ही द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। भारत में पहली बार एक दुर्लभ कीट की प्रजाति बायोमोसिमिया सिलिनेर का देखा गया है। कहाँ? तमिलनाडु में। ऑस्कर अवार्ड जो प्रोवाइड कराया गया, इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है भारत के नाटू नाटू सॉन्ग ने। अब इंडोनेशिया का ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, माउंट मेरापी, यहाँ फिर से विस्फोट देखने को मिला है। अच्छा, कल ना फ्लो में मैं एक चीज गलत बोल गई थी। जब मैं आपको ईरान और सऊदी अरब के बारे में बता रही थी तब तो मैंने बताया था कि ईरान ने करेंसी बदली है, चाबहार पोर्ट। लेकिन जब सऊदी अरब के बारे में बता रही थी ना, तब मैंने कहा था कि दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी है लाइन के नाम से, ये बनने जा रही सऊदी अरब में। गलती से मैंने ईरान कह दिया था। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी ये सऊदी अरब में बन रही है, जिसका नाम द लाइन होगा। हालांकि कमेंट बॉक्स में मैं बहुत देर से पिन कर पाई थी, तो कुछ स्टूडेंट ने देखा हो, कुछ ने नहीं देखा हो, इसलिए मैं यहाँ पर इसे मॉडिफाई कर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, किस शहर में पहली मेथनॉल संचालित बसों को लॉन्च किया जाना है? तो देखिए, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में प्रेजेंट टाइम में हमारे जो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी जी, इनके द्वारा पहली मेथनॉल संचालित बसों को लॉन्च किया जाएगा। इसका मेन पर्पस है प्रदूषकों के स्तर को कम करना या एयर पोल्यूशन को, इसके स्तर को कम करने के पर्पज से ये लॉन्च किया जा रहा है। MD-15 यानी कि मेथनॉल के साथ डीजल है। यदि मान लीजिए 85%, तो इसमें 15% मेथनॉल मिलाया जाएगा। सेम आप लोगों को याद आ गया होगा, काफी समय पहले मैंने आप लोगों को एथेनॉल ब्लेंडिंग बताई थी। हालांकि एथेनॉल ब्लेंडिंग वाली टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। आप पुरानी नहीं कह सकते, हम मतलब आप लोगों को पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गया था। जहाँ मैंने बताया था कि 80% यदि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है तो 20% इसमें एथेनॉल मिला देंगे। अब एथेनॉल कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, कृषि अपशिष्ट से मिल सकता है, मोस्टली गन्ने से भी ये निकाला जा सकता है, ताकि ना जो फ्यूल है इसका खपत कम हो। भारत की जो डिपेंडेंसी है अन्य कंट्रीज पर, अन्य अरेबियन कंट्रीज पर पेट्रोल डीजल को लेकर के या कच्चे तेल को लेकर के, ये कम हो सके। तो हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग पढ़ी। सेम उसी तरह से आप मेथनॉल ब्लेंडिंग पढ़ लीजिए, मतलब कि डीजल के साथ मेथनॉल का इस्तेमाल अब किया जाना है। इस पर्पज से जो पहली मेथनॉल संचालित बस ये लॉन्च होनी है बैंगलोर में। ठीक है, आप लोगों को मालूम ही है भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है, क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बनाने का। तो भारत क्या कर रहा है? ई व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहा है, हाइड्रोजन पॉलिसी पर जोर दे रहा है। आपको मैंने बताया था कि महाराष्ट्र की कैपिटल नहीं, महाराष्ट्र का शहर पुणे, वहाँ वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट बनने जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों को ई व्हीकल में ही आ जाते हैं ना, इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह ये ई व्हीकल में ही शामिल हो जाती हैं, है ना। फिर आपके सोलर पैनल लगाने को, मतलब इन सभी टेक्नोलॉजी को सरकार के द्वारा काफी ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। आप ऑप्शन के थ्रू यदि देखें तो भारत का पहला LNG प्लांट ये नितिन जयराम गडकरी जी ने ही लॉन्च किया था अपने निर्वाचन क्षेत्र नागपुर से। ठीक है, मुंबई में पहली डबल डेकर ई व्हीकल बस चलाई गई। दिल्ली में देखिए, भारत की पहली CNG बस है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कहाँ से चली थी? दिल्ली से ही चली थी। अब बैंगलोर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए बैंगलोर में ना इसरो का हेडक्वार्टर है। बैंगलोर से आप और क्या क्या चीजें रिलेट कर सकते हैं? हालांकि कर्नाटक के बारे में हम फैक्ट देखते रहते हैं, खास बैंगलोर के बारे में देखें तो देखिए बैंगलोर ना ये वृषभावती नदी के किनारे है। प्रसिद्ध एक IT कंपनी है इन्फोसिस, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो बैंगलोर कर्नाटक में ही हो जाएगा। अभी जो ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया था, ट्रैफिक इंडेक्स 2022-23, इसमें बताया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ है? तो लंदन में है। दूसरे स्थान पर या भारत की तरफ से हम पहले स्थान पर कह सकते हैं बैंगलोर को। यहाँ
यदि 10 किलोमीटर चलना है तो 10 किलोमीटर चलने के लिए मतलब आप कार में हैं तो इसमें 29 मिनट का समय लग सकता है, इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है बैंगलोर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आए चक्रवात फ्रेडी से 99 लोगों की मौत हुई है। देखिए 99 ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, अब संख्या बढ़ सकती है। जब मैंने क्वेश्चन देखा था मतलब उस समय तक जो आंकड़े रिलीज हुए थे 99 थी, अभी आंकड़ा 110 20 मतलब सैकड़ों हो गए हैं, मतलब 100 के ऊपर जा चुका है ये आंकड़ा। तो मलावी, यहाँ अभी हाल ही में एक चक्रवात फ्रेडी आया है। सबसे पहले आप लोकेशन देखेंगे, अफ्रीका का मैप है, ये मेडागास्कर है, और ये जो आप देख रहे हैं ना यही है मलावी। मलावी में फ्रेडी नाम का चक्रवात देखने को मिला है, जिसके कारण यहाँ 99 लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। 13 मार्च को चक्रवात फ्रेडी ने मलावी के दक्षिणी भाग में दस्तक दी है, और ज्यादातर मौतें हैं ना जो ये मलावी की कमर्शियल कैपिटल है जो ब्लेंटायर यहाँ हुई है, और इसमें 100 से ऊपर लोग अस्पताल में भर्ती हैं, यानी कि घायल हैं। और मलावी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में दक्षिणी क्षेत्र में आपातकाल की भी स्थिति घोषित कर दी है। यदि मैं बात करूँ ना मलावी की, तो इतना तो आप लोगों को मालूम है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी कैपिटल ना लियोंगवे है, और करेंसी इसकी क्वाचा हो जाएगी, करेंसी ये हो जाएगी क्वाचा। थोड़ा सा मलावी के बारे में बता देती हूँ। देखिए न्यासा झील के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अब आप कहेंगे न्यासा झील के नाम पर है तो इसका नाम तो न्यासा होना चाहिए। देखिए नाम बदला गया था बाद में, मलावी, न्यासा झील के नाम पर इस देश का नाम मलावी झील कर दिया गया। माफी, मलावी झील नहीं, मलावी देश कर दिया गया, झील के नाम पर रखा गया है ये। और मलावी का अर्थ क्या होता है? ज्वालामुखी की भूमि, लैंड ऑफ वॉल्केनो जिसे आप कह सकते हैं। तो ना यदि आपसे पूछा जाए अफ्रीका का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड ये मलावी को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? झील और पर्वतों के कारण इसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए चक्रवात को ही यदि आप रिलेट करें, ये वाली इमेज आप देख रहे हैं ना, मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद फिर ये वाला क्षेत्र मलावी वाला। देखिए थोड़ा सा आसपास की भी लोकेशन बता दूं, क्योंकि वो फैक्ट है जो मैं बताने जा रही हूँ, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। यहाँ आप जिम्बाब्वे देख रहे हैं, यही जाम्बिया देख रहे हैं। इन्हीं दोनों के बीच में ना जाम्बेजी रिवर आप लोगों को याद रख लेनी है, जाम्बेजी रिवर। इसी जाम्बेजी रिवर पर प्रसिद्ध करीबा बांध है, जो कि सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन करता है अफ्रीका में। करीबा बांध एग्जाम का पार्ट बनता है। ये आपका मलावी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब न्यूजीलैंड में कोई चक्रवात आया था जो चर्चे में था, और इसी के कारण न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने आपातकाल लगाया था। बिल्कुल गैब्रियल चक्रवात आप लोगों को याद रख लेना है। कौन सा चक्रवात है? गैब्रियल। फिलीपींस में भी एक चक्रवात चर्चे में था, गोनी। और पिछले साल एक ताउते चक्रवात आया था ना, जिसका नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 2018 से 22 यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 इन 5 सालों में यदि देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? ये बना है भारत। ये रिपोर्ट किसकी है? सिप्री की। देखिए मैं पूरी बात बताती हूँ उसकी। 2018 से 22 यानी कि इन 5 सालों के बीच में कुल वैश्विक हथियार के आयात में, मतलब कि भारत ने जो आयात की इसमें 11% की हिस्सेदारी दिखाई है भारत ने। मतलब पूरी दुनिया में जो हथियारों का आयात किया जाता है इसमें 11% हिस्सेदारी किसकी है? तो ये भारत की है। और जो रशिया है ये भारत का शीर्ष हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहा है। और रशिया के बाद कौन रहा है? फ्रांस रहा है, जिसमें कि फ्रांस से भारत ने 62 लड़ाकू विमान और 4 पनडुब्बियां इसे शामिल कर ली है। रिपोर्ट है सिप्री की। ठीक है, सिप्री के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रशिया, फ्रांस, इजराइल यही भारत के सबसे बड़े हथियार निर्यातक बाजार है। एक एक फैक्ट बता देती हूँ, क्योंकि भारत ने इन कंट्रीज से लिया क्या क्या है, एक ही एक रिलेट करें यदि हम, तो देखो रशिया से S-400 तो पुराना हो गया, AK-203 असॉल्ट राइफल। ठीक है, फ्रांस के साथ भारत की जो डील है ये राफेल विमान को लेकर के है। इजराइल के साथ भारत की जो डील है ये हेरॉन टीपी ड्रोन को लेकर के है। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर चर्चे में था। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था इसका नाम था ऑपरेशन गंगा।
पाकिस्तान चर्चे में है क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से अब ये फाइनली बाहर हो चुका है। कितने साल बाद? तो 3 साल बाद। अगला प्रश्न है, किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है अभी ऑस्कर 2023 में? तो ये मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को। कल मैंने आप लोगों को हालांकि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बताया था नाटू नाटू, तो ये क्वेश्चन ये एमसीक्यू में मुझे रखना ही था क्योंकि भारत की तरफ से 2 विजेता है इसमें। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड द एलिफेंट विस्पर्स ने और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड इसमें नाटू नाटू ने जीता है। आप लोगों को ऑप्शन में यदि दिखाई दे तो छेलो शो एक गुजराती फिल्म थी जिसे भारत की तरफ से एक आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया जाना था। अब तो कोई मतलब नहीं रह गया। ये जो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस है, तो 2019 में जो ऑस्कर अवार्ड रहा ना, इसमें बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड इसने जीता था और ये आपके एमपीपीसीएस में एग्जैक्ट पूछा गया था। तो बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर, बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल योह, बेस्ट पिक्चर एवरीवेयर ऑल एट वंस। 32वां व्यास सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ये 32वें व्यास सम्मान के लिए चुने गए हैं। इनकी रचना पागल खाना के लिए। ठीक है, व्यास सम्मान ना ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। हालांकि सरस्वती सम्मान भी जो आप पढ़ते हैं ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अभी तक मतलब अभी पिछला जो सरस्वती सम्मान मिला ये 2021 का ही मिला है। किसे मिला है? रामदरस मिश्रा को मिला है। माधव हाडा इन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। दामोदर मौजो तो 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान है। रामदरस मिश्रा इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान है। क्रम भी लिख देती हूँ। आगे चलते हैं। किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। 10 मार्च को ये मंजूरी मिली है। इस खेल नीति के तहत खिलाड़ी की फिजिकल फिटनेस से लेकर के उसकी पूरी ट्रेनिंग तक के पहलुओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं, इसकी राजधानी लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो आप जानते ही हैं योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। यहाँ सिद्धार्थ नगर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया। जो कुशीनगर एयरपोर्ट है इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल चुका है। बलिया आप देख पा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 2016 से, लेकिन इसी का दूसरा चरण ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के महोबा से। जो महोबा आप यहाँ देख पा रहे हैं 2021 से ये लॉन्च किया गया था। इसके बाद अलीगढ़ जो है ना, अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ किया गया। आगरा जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य ये आगरा ही हो जाएगा। गुजरात ये 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर चुका है। हरियाणा के बारे में यदि हम बात करें तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन यही किया गया था हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा ही इसमें टॉप पर रहा था। ठीक है, राजस्थान के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए अफ्रीका की बोमा तकनीक का इस्तेमाल करने वाला जो पहला नेशनल पार्क बना है भारत का, ये बना है भरतपुर का केवला देव नेशनल पार्क। कहाँ स्थित हो जाएगा? ये राजस्थान में ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉक्सर मैरी कॉम और फिर यहाँ फरहान अख्तर की नियुक्ति कर दी गई है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो दिल्ली में ना इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 15 से 26 मार्च तक IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है। IBA के बारे में यदि मैं बात करूँ तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये लॉज़न स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। तो भारत इसका मेजबान है, भी दिल्ली में इसका आयोजन होना है। सचिन तेंदुलकर ये भी हाल ही में एक हैंड वॉश ब्रांड है सेवलॉन, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। साथ ही यूनिसेफ के 20 साल तक एम्बेसडर रहने वाले
ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न है, कॉनराड संगमा किस राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये रिसेंटली मेघालय के दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले नागालैंड मणिपुर को बता दिया था, मेघालय का नहीं बता पाई थी। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग, जहाँ इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाए जाते हैं, यही गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ आप पढ़ते हैं। ये देखिए, गारो हिल्स पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी गारो खासी, और यहाँ कई जयंतियाँ है ना। पहला ये नॉर्थ इंडिया का ना पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, अदरक प्रसंस्करण संयंत्र, ये यहीं स्थापित किया गया था। और फिर उसके अलावा असम के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो हेमंता बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हेमंत बस लिख देती हूँ। नागालैंड के नेफ्यू रियो, मणिपुर के एन बीरेन सिंह हो जाएंगे। आगे चलते हैं। 2008 के संकट के बाद दिवालिया होने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक कौन बना है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं कल फिर से रखूंगी, फर्स्ट नंबर पे रखूंगी। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डील करेंगे, 2-4 मिनट का टाइम इसमें लेंगे और ये क्वेश्चन छूट ना जाए इसलिए मैंने इसकी कोई डिटेल नहीं लिखी है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए रखा। सिलिकॉन वैली बैंक इसका राइट आंसर है। आप कह सकते हैं कि 2008 के बाद क्या कोई मंदी के आसार नजर आ सकते हैं कि अमेरिका का ये इतना बड़ा बैंक बंद होने जा रहा है? अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है अभी, क्योंकि फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल बैंकों की लिस्ट जारी की थी, इसमें सिलिकॉन वैली को भी इसने शामिल किया था। ऐसा क्या हो गया कि ये बैंक बंद करना पड़ गया? और इस बैंक के बंद होने से अमेरिका में क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आने हैं और या भारत में इसका कोई असर देखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन को कल फिर से हम डील कर लेंगे। अभी आप वन लाइनर में याद रखें, 2008 की मंदी के बाद या संकट के बाद आप कह सकते हैं दिवालिया होने वाला अमेरिका का ये जो बैंक है ये बन गया है सिलिकॉन वैली बैंक। वर्ल्ड बैंक ये अमेरिका में ही है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 से ये एक्टिव है वहाँ, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। जेपी मॉर्गन ये भी यही का बैंक हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ये बन गई है सुरेखा यादव। ये भी आप वन लाइनर फॉरवर्ड में याद रख सकते हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत तो है नहीं, है ना। तो सानिया मिर्जा ये भारत की पहली मुस्लिम पायलट, पहली महिला मुस्लिम पायलट। शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। हिना जायसवाल। मैंने कल आप लोगों से पूछा था बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। आज का सवाल है, इंडोनेशिया की राजधानी बदली गई है, बदल करके जकार्ता से कहाँ ये स्थानांतरित की जानी? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।